हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 का इतिहास में प्रथम पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ेंगे। इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से 1789 में हुई थी। जैसा कि आपको याद होगा, 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर निरंकुश शासक लुई 16वां का शासन था और उस शासन में किसी भी व्यक्ति को अधिकार प्राप्त नहीं था। ऐसे ही 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में राष्ट्रवाद के विचारों ने राजनीतिक और मानसिक दुनिया में अनेक परिवर्तन किया। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम फ्रांसीसी क्रांति से हुआ था और इस क्रांति ने लोगों को राष्ट्रवाद के प्रति जागरूक किया, लोगों को राष्ट्रवाद के प्रति बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। आइए हम लोग देखते हैं कि इस फ्रांसीसी क्रांति ने किस तरह राष्ट्रवाद को जन्म दिया और देखते हैं कि राष्ट्रवाद किसको कहते हैं। तो राष्ट्रवाद कहा जाता है किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देने वाली विचारधारा को राष्ट्रवाद कहा जाता है। अर्थात लोगों में देश प्रेम अथवा देशभक्ति की भावना पैदा करना ही राष्ट्रवाद है। इसमें राष्ट्रीय प्रतीक जैसे तिरंगा झंडा या फिर राष्ट्रगान आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के द्वारा फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए कुछ कदम उठाए गए, जैसे लॉ पैट्रिक और ली सितोयन के विचार। लॉ पैट्रिक मतलब होता है पितृभूमि, ली सितोयन नागरिक, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों का उत्पन्न होना। इसके अलावा फ्रांस में एक नया फ्रांसीसी झंडा जो तिरंगा था उसको गढ़ा गया और उस झंडे के बैनर तले लोगों को एकजुट करने का काम किया गया। इसके अलावा स्टेट जनरल को चुना गया। स्टेट जनरल जो प्रतिनिधियों की एक सभा होती थी उसको चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रखा गया क्रांति के समय। इसके बाद नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई क्रांतिकारियों के द्वारा, राष्ट्रगान गाए गए और उन क्रांतिकारियों के द्वारा शपथें ली गई। केंद्रीकृत प्रशासनिक शासन व्यवस्था अपनाई गई। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क खत्म कर दिए गए तथा भार और नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। इसके अलावा भाषा, जो वहाँ की फ्रेंच भाषा थी, उसको भी राष्ट्र की साझा भाषा बनाई गई। इस तरह कहा जा सकता है कि फ्रांस में जो क्रांति हुई वो तिरंगे झंडे, नई स्तुतियाँ और लॉ पैट्रिक ली सितोयन के विचारों ने काफ़ी बल दिया, जिसके कारण फ्रांस में क्रांति हुई अर्थात राष्ट्रवाद का उदय हुआ। आगे है नेपोलियन फ्रांस
की जब फ्रांसीसी क्रांति की जब बात करते हैं तो नेपोलियन का नाम सबसे प्रमुख रूप से आता है। नेपोलियन फ्रांस में 1799 से 1815 तक शासन किया था। ये फ्रांस का प्रभावशाली सम्राट था। 1799 में वो राजदूत बनकर पूर्ण अधिकार प्राप्त किया और 1804 ईस्वी में उन्होंने एक नागरिक संहिता लागू की। नागरिक संहिता, जिसको नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने इस संहिता पर जन्म पर आधारित विशेषाधिकार खत्म कर दिए थे और प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया था। सामंती व्यवस्था को समाप्त किया। किसानों को भूदासत और जागीरदारी शुल्कों से आज़ादी दिलाई। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को भी सुधारा। इसके अलावा नेपोलियन ने राजनीतिक स्वतंत्रता छीन ली, करों में वृद्धि की, सेंसरशिप लगाई और लोगों को फ्रांसीसी सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया। आगे है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव यूरोप के दूसरे देशों पर भी पड़ा और उन देशों ने भी फ्रांस के जैसा बदलाव लाने का प्रयास किया। यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण में सामूहिक पहचान या समान संस्कृति नहीं होने के कारण कोई भी राष्ट्र राज्य यूरोप में नहीं थे। अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग अक्सर अलग अलग भाषाएं बोलते थे। जैसे हंगरी की आधी आबादी मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी आबादी दूसरी विभिन्न भाषाएं बोलते थे। वैसे ही गैलिसिया के कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलते थे। कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। कुलीन वर्ग ये यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग सामाजिक और राजनीतिक रूप में भूमि का मालिक होते थे। अर्थात कुलीन वर्ग यूरोप में सबसे अमीर वर्ग की श्रेणी में आते थे। बाद में क्रांति के समय एक नया वर्ग का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया। मध्य वर्ग में वैसे लोग आते थे जो शिक्षित पढ़े लिखे लोग थे, नगरों में रहते थे, कल कारखानों में वो काम करते थे। ऐसे शिक्षित लोगों के समूह को कहा गया मध्य वर्ग। बाद में कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग के बीच वैवाहिक संबंध भी जुड़ने लगे और उनमें बोलचाल की भाषा फ्रेंच का प्रयोग करने लगे। हालांकि जनसंख्या की दृष्टि से कुलीन वर्ग एक बहुत ही छोटा समूह था और यूरोप में किसान जो थे उनकी संख्या बहुत अधिक थी, यानी अधिकांश जनसंख्या किसान थे। मध्य वर्ग जो कल कारखानों में काम करते थे, पढ़े लिखे लोग थे, इन लोगों को मध्य वर्ग की श्रेणी में रखा जाता था। इसमें उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोग होते थे। कस्बों के विकास और वाणिज्यिक वर्गों के उदय के साथ ही नया सामाजिक वर्ग उभरा। शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीयता के विचारों को लोकप्रियता मिली। तो इस तरह कहा जा सकता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम फ्रांसीसी क्रांति 1789 के माध्यम से शुरू हुई और फिर उसका प्रभाव दूसरे देशों पर भी पड़ा। यहाँ मेटरनिक ने कहा है, ड्यूक मेटरनिक ने, कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को भी सर्दी जुकाम हो जाता है। यही कहावत यहाँ पर सच साबित होता है।
तो इस तरह आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को आसानी से समझे होंगे। आगे भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।